पूरे देश में हंगामा हो रहा है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है और अब वो संसद में नहीं जा पाएंगे, बहस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो या ना खत्म हो, उन्हें सजा हो या ना हो, वैसे तो इन लोगों को सजा होनी ही नहीं है, चाहे वो पक्ष का कोई नेता हो चाहे विपक्ष का कोई नेता हो। लेकिन इस बंदरबाट के खेल में आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है? तो आपका जवाब होगा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी पूरा देश टीवी के सामने बैठा हुआ है ये देखने के लिए कि संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद अब क्या क्या होगा। इतना जरूर है कि इस बंदरबाट के खेल में पूरे देश का एक ऐसा बिल चुपके से सरकार ने पास कर दिया जिससे आपकी जेब पर असर पड़ रहा है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि इस खेल में वो कहीं पर भी सुर्खियों में नहीं आने दिया। किसी भी न्यूज चैनल ने उसे नहीं दिखाया, किसी मीडिया ने उसे कवर नहीं किया। एक बार देख लीजिए कि इस बंदरबाट के खेल के बीच में सरकार ने ऐसा वो बिल जो पास किया है जिससे सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है, वो क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहे जाने वाली संसद ने भारत के फाइनेंशियल बिल 2023 को पास कर दिया सिर्फ 9 मिनट से कम के समय में। यहां विपक्ष के साथ, ओपोजिशन के साथ कोई चर्चा नहीं की गई, कोई बहस नहीं की गई और सीधे बिल लाए और बिल पास कर दिया अपनी सहमति से। यहां पर मैं बता दूं कि विपक्ष भी ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। वो अडानी के पोस्टर लेके खड़ा था कि अडानी के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए और ये चेक किया जाए कि अडानी ने कितना घपला किया है, कितना नहीं। तो मतलब विपक्ष भी ज्यादा कोई रुचि नहीं ले रहा था कि इस बिल पर चर्चा की जाए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था। पता तब होगा जब वो इसको पढ़ेंगे और इतना समय आज हमारे नेताओं के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि बिल पास होने के बाद राग लाप रहे थे कि चर्चा क्यों नहीं की गई। मैं आपको बता दूं कि ओपोजिशन भी सिर्फ इस मुद्दे को राजनीति के रूप में भुनाना चाह रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अब वो अभी तक भी अडानी के पोस्टर पकड़े बैठे हैं जिससे अब कुछ होना जाना है नहीं। लेकिन जो मनरेगा मजदूर 100 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं कि उन्हें खत्म किया जा रहा है, उस पर विपक्ष की जो जीभ है वो पेट में चली जाती है, उनके मुंह में दही जम जाती है। तो कहने का मतलब है कि असली मुद्दों पर ना विपक्ष बात करना चाहता है और सरकार तो चाहती ही है कि बिना चर्चा के कोई भी बिल पास हो जाए। मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड का लगभग 40 लाख करोड़ का मार्केट है। भारत में 14.5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और अब इसी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट पर सरकार की गिद्ध वाली नजर आ गई है। फाइनेंशियल बिल 2023 पास होता है, निर्मला सीतारमन इसे पास करवा देती हैं संसद से बिना किसी बहस के, और वो अपनी बात रखती हैं कि इस बिल से जो इनकम है, खर्च करने योग्य इनकम है, वो बढ़ेगी। अब 15 मिनट टीवी या मोबाइल कुछ भी उठाकर देखने लग जाइए, 15 मिनट के अंदर आपके सामने कोई ना कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट जरूर आ जाएगा जो आपको ये कहेगा कि स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, इससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक है, सभी लोग कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया 14.5 करोड़ लोग भारत में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और ये लगातार बढ़ रहा है। सरकार भी इसे बढ़ा रही है एडवर्टाइजमेंट करके या कुछ भी करके। लेकिन इसी बीच अब सरकार ने फाइनेंशियल बिल 2023 में अब एक अमेंडमेंट कर दिया है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो भी आपका पैसा होगा, पहले क्या होता था, 3 साल से पहले अगर आप उसे निकालते हैं, कोई भी अगर उसमें प्रॉफिट लेकर, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगता था, और 3 साल के बाद अगर आप उसे निकालते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं वो करते हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स कम होता था। लेकिन अब दोनों को बराबर कर दिया है और सरकार एक तरीके से सरकार की पॉलिसी आई है कि लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं होगा। अब सीधे सीधे शॉर्ट टर्म जो है खेल खेलिए, पैसा कमाइए, लुटाइए या कुछ भी कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ के टर्नओवर पर जहां पहले सिर्फ 1700 की फीस लगती थी, अब 1 करोड़ के टर्नओवर पर सरकार ने इसे बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया है। अब आप कहेंगे तो बात तो सिर्फ 300 रुपए की है। बात यहाँ पर सिर्फ 300 रुपए की नहीं है। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि इनकम टैक्स की कोई भी
नया इनकम टैक्स नहीं लाया गया है, लेकिन जिन चीजों पर टैक्स नहीं था उन चीजों पर टैक्स सरकार लगा रही है, तो वो नया टैक्स नहीं तो और क्या है। मीडिया में बड़ा चिल्ला चिल्ला कर ये कह दिया जाता है कि 7 लाख रुपए तक का अब जो है टैक्स की इनकम फ्री है, लेकिन अगर आपकी इनकम 7,01,00,000 रुपए होती है, 7,01,000 रुपए होती है, 7,25,000 रुपए होती है, तो 7 लाख से ऊपर आप जितना भी पैसा कमाते हैं, ये छोटे से इनकम जो 1,000 रुपए, 25,000 रुपए तक भी, 30,000 रुपए तक भी अगर आप कमाते हैं, तो वो सारा पैसा आपको टैक्स के रूप में देना पड़ जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। और यहां पर इस बिल के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मला सीतारमण की वो स्टेटमेंट जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि अब ये जो बजट आया है, ये जो बिल आया है, इनके आने के बाद जो खर्च करने योग्य इनकम है वो बढ़ेगी। तो सोच कर देखिए ये कितनी बड़ी बात है अगर आप इसकी गहराई को समझेंगे। कहने का मतलब है कि सरकार ये चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आपकी सेविंग्स की इनकम बढ़ाएंगे, वो आपकी खर्च करने योग्य इनकम बढ़ाएंगे। बड़े बड़े देशों में होता क्या है, अमेरिका जैसे देश में होता क्या है, अमेरिका जैसे देश में एक कल्चर है कि मंडे टू फ्राइडे आप कमाइए और फिर शनिवार को खर्च कर दीजिए। अब यही भारत में लाया जा रहा है और धीरे धीरे हम उन्हें ही अपना रहे हैं। और जब जरूरत का समय आता है तो फिर वहां की सरकार ये कहती है हम आपको सारी सुविधाएं देने को तैयार है, और अगर आप किसी तरीके से उन सुविधाओं के लिए पे नहीं कर पाते अपने टैक्स के रूप में, तो आप गरीब बनकर रहिए, सरकार को इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही कुछ भारत में होने वाला है। खर्च करने योग्य इनकम बढ़ाएंगे, आप लोगों की सेविंग क्यों नहीं बढ़ाते? लोग सेल्फ सफिशिएंट होंगे, वो स्वावलंबी होंगे। सरकार कभी भी आपकी सेविंग को बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेकर आएगी, क्योंकि अगर वो लेकर आएगी तो आपको सरकार की ज्यादा जरूरत नहीं होगी अपनी जरूरत के समय में। और सरकार आपकी डिपेंडेंसी चाहती है कि आप सरकार पर डिपेंड हो छोटी छोटी चीजों के लिए, इसीलिए वो आपके पैसे को निकालना चाहती है, वो खर्च करवाना चाहती है। वो ऐसी पॉलिसी लेकर आती है कि जिससे आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, चाहे वो डिस्काउंट के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी चीज के नाम पर हो। अब यहां पर यह बात निकल कर आती है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे तो वो पैसा जाएगा कहां? ये मेन कैच है कि ये हो रहा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी। ये सारा पैसा ऊपर जा रहा है, जैसा दूसरे देशों में है। दूसरे देशों में मिडिल क्लास खत्म हो रहा है। या तो आप देखेंगे कि व्यक्ति बहुत अमीर है या बहुत गरीब है, बीच की कोई क्लास नहीं है। और वो जो है वो धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की और इन सब चीजों की, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की भेंट चढ़ रही है। ऐसा ही कुछ भारत में हो रहा है। मिडिल क्लास लगातार दबता जा रहा है, पिसता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। बीच की कोई क्लास नहीं रहेगी। या तो आप सरकार के पूरी रूप से सरकार पर डिपेंड है, या फिर आप खुद सरकार है। बीच का कोई रास्ता नहीं होगा, बीच के कोई आदमी नहीं होंगे। और लगातार इन बिलों से, इन सब चीजों से यही लाया जा रहा है। अगर आप इस आने वाले खतरे को समझ सकते हैं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसके लिए तैयारी कर लीजिए। और वो तैयारी होगी कि जो आपके हाथ में है, जो आपकी जेब में है, वही सिर्फ आपका है। कहने का मतलब है आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाइए, किसी न किसी तरीके से अपने पास पैसा रखिए, क्योंकि सरकार के पास अगर कुछ भी चला जाता है, चाहे वो पॉलिसी लेकर आई हो या किसी भी तरीके से वो सरकार का हो जाता है, वो आपका नहीं रहता। और अगर सरकार आपको अगर कुछ भी देगी तो उसके बदले कई गुना लेगी आपसे टैक्स के रूप में। सिर्फ 7 लाख रुपए तक की एक लिमिट तय कर देने से कि इसके ऊपर, इसके नीचे ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज सिर्फ 7 लाख से ज्यादा को लगेगा, तो यकीन मानिए ये कोई पैमाना नहीं है। आज ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर सरकार टैक्स ना ले रही हो, और ऐसा कोई बजट नहीं होता जब सरकार कोई नया टैक्स न ला रही हो, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पॉलिसीज आपके लिए बन रही हैं? अगर फाइनेंस मिनिस्टर खुद ये कह रही है कि खर्च करने के लिए हम पैसा जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे लोगों की, ताकि उनकी जेब से पैसा निकले, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए बन रही है? तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप तैयारी जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में ज्यादा दिक्कतें न हो और आप खुद से उन अपनी परेशानियों का हल निकाल सके। धन्यवाद। जय हिंद।